कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गा जायसवाल। आज हम लोग श्रद्धांजलि की सीरीज शुरू करते हैं और हल करते हैं प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से, जैसे भी लगातार हम लोग हल करते आ रहे हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरे प्रश्नों के, सभी प्रश्नों के एकदम ऑपरेशन करेंगे हम लोग और ये प्रयास करेंगे कि एक भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। देखने में ये 25 प्रश्न होते हैं, लेकिन हम जो आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं वो देखने में तो 25 होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं 125 के बराबर अकेले। ठीक है, तो वो 50 प्रश्नों की सीरीज जो होगी वो हम लोग क्रमशः एक एक करके शुरू करेंगे। ओ माय गॉड, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है कि भारतीय गणराज्य में जी यहाँ से शुरू करते हैं। एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। मैंने शेयर करना तो भूलिएगा मत, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। बस एक मिनट। चलिए, आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न दिखाई दे रहा है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी पदाधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जवाब दीजिएगा, तब तक हम शेयर कर देते हैं। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। ये प्रयास करिएगा किसी को छूटने ना पाए, चाहे जो भी हो। एक बार हम शेयर कर दे रहे हैं, आप भी शेयर कर दीजिएगा। जल्दी शेयर करिए, हम भी शेयर कर दे रहे हैं, तब तक आप जवाब देते रहिएगा। लीजिए, हमने भी शेयर कर दिया। जल्दी से, चलिए जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या होगा देखिए, जवाब दीजिएगा क्या होगा, आराम से एकदम। देखिए, यहां पे हम जानते हैं भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी का जो प्राधिकारी होता है वो कौन होता है? हमारे यहाँ कौन होगा, बताइए कौन होता है? जल्दी जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नौकरशाही, मंत्रिपरिषद। नौकरशाही होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा, आगे देखेंगे कि हमारे नौकरशाही का इसका कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान की, अगर संविधान में अनुरूप देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्ति होती, वास्तविक शक्ति नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री होगा कि मंत्रिपरिषद होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर जवाब नहीं देना है तो ध्यान से सुनिएगा, जो मैं इसकी व्याख्यात्मक हल आपको बता रहा हूं। मैं हट जाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी जो प्राधिकार होता है वो किसके पास होता है? वह संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, माने अगर देखा जाए आर्टिकल 74 के अनुसार किसके पास होता है? किसके पास होता है? जल्दी जवाब दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, माने राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जो संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णन किया गया। इन मंत्रि परिषदों का एक प्रमुख होता है, प्रधान होता है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ये जो मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री सहित सभी को अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। इसलिए भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारिणी जो प्राधिकार होता है वो मंत्रिपरिषद में होता है। आइए एक बार हम इसे दोबारा व्याख्या करते हैं, आराम से ध्यान सुनिएगा। हमारे संविधान में, अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। इससे प्रधानमंत्री भी होता है, क्योंकि मंत्रियों का जो प्रधान होता है प्रधानमंत्री होता है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा? 4 सही है। इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक यूनिक प्रश्न है जिसमें ज्यादातर लोग गलतियां कर सकते हैं। ठीक है, आराम आराम से बोलेंगे। इसमें ज्यादातर लोग गलतियां कर सकते थे, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? डी है। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के, ये बताइएगा, भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का अनुसार कार्यकाल कितने दिनों तक खाली रह सकता है? आराम से जवाब दीजिएगा और अपने लाइक भी कर दीजिएगा। सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा। बताइएगा, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में जो रिक्त होती है, मतलब भारत का राष्ट्रपति या तो मर जाए,
या तो त्यागपत्र दे दे या तो महाभियोग की प्रक्रिया के बाद उसका पद कितने दिनों तक खाली रह सकता है। देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर, कहां से लेके, 52 से लेके 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में जहां यह कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान का अनुच्छेद लिखते चलिए और याद करते रहिएगा क्या क्या, कि संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, डिप्टी प्रेसिडेंट होगा। और आगे देखते हैं, दूसरी बात यहां पे क्या है कि संविधान का अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन की रीतियां वर्णन की गई है, माने राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 55 में निर्वाचन की विधि है, 54 में निर्वाचन कैसे होगा और 55 में कैसे निर्वाचन की उसकी विधियां हैं, इनका वर्णन किया गया है। दूसरी बात, राष्ट्रपति का पद अगर किसी वजह से खाली हो जाता है, खासकर अनुच्छेद अगर आर्टिकल अगर हम 62 की बात करें, तो अगर महाभियोग की प्रक्रिया या तो स्वयं अपने पद से त्याग पत्र दे दे या किन्हीं की तरह यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह के अंदर उसके पद को भरना अनिवार्य है। ठीक, अनुच्छेद 62 को एक संवैधानिक आदेश कहा जाता है। लिख लीजिएगा, एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 62 को, लिखिएगा एक लाइन लिख लीजिएगा, आपके जीवन हमेशा काम आएगा। अनुच्छेद 62 को एक संवैधानिक आदेश कहा जाता है, एक संवैधानिक आदेश कहा जाता है। अच्छा हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, सॉरी महाभियोग की प्रक्रिया 61 में है। ठीक है, आकस्मिक जो राष्ट्रपति की आकस्मिक जो रीतियां होती हैं, आकस्मिक जो उसे निधन के बाद या उसके पद जो खाली हो जाते हैं उसे भरने के बारे में अनुच्छेद 62 में कहा गया। 61 में महाभियोग है। सॉरी भैया, इतना थोड़ा सा बफरिंग हो रही है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। भैया बताइए बफरिंग हो रही है क्या? तो जवाब दीजिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा। आप लोग जवाब दीजिए कमेंट करके, क्या बफरिंग हो रही है? मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, क्या बफरिंग हो रही है क्या? जवाब दीजिए जल्दी से, बफरिंग हो रही है क्या? कुछ लोग बता रहे बफरिंग हो रही है। चलिए शेयर कर दीजिए। देखिए, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से मैं वापस बताना चाहूंगा, भारत में अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में व्याख्या की गई है। जहां अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वहीं अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन और 55 में उसकी विधियां का वर्णन किया गया। वहीं अनुच्छेद 61 में यह कहा गया है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जाएगी। उसी के साथ अनुच्छेद 62 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति के किसी भी आकस्मिक कारणों से यदि उसका पद खाली रह जाता है, उसे 6 माह के अंदर उस पद को भरना अनिवार्य है और यह एक संवैधानिक आदेश होता है। अनुच्छेद 62 क्या है? एक संवैधानिक आदेश होता है। यह आप लिख लीजिएगा, आपके पूरे जीवन काल काम आएगा। यह सभी किताबों में आपको उपलब्ध नहीं होगा। ये बीईओ, सुपर टेट, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, केवीएस सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे छोड़िएगा मत। ठीक है, 62 मैंने बताया कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश तो उस पद को 6 माह के अंदर भरना है, यह कहा गया अनुच्छेद 62 में। ठीक, राष्ट्रपति मर जाए, त्यागपत्र दे दे या महाभियोग के बाद प्रक्रिया पद खाली हो तब 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा कर देते हैं। प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? जवाब दीजिएगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि भारत के चुनाव में उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग, एकदम जल्दी से। कौन कौन सम्मिलित होता है? जवाब दीजिएगा। सभी राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से देखिएगा, लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्य। आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा,
तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, माने इन तीनों सभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इन सभी क्या होते हैं, इनको मतदान करते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो भारत के अभी तक जो है, भारत के 28 राज्य, 28 राज्य, आगे वाले में 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश में से केवल, अब देखिए पहले क्या था, मैं पहले बता दूं नहीं तो भी गड़बड़ करेंगे आप। पहले कितना था, 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 में कौन, दिल्ली और पुदुचेरी, और लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राज्य विधान परिषद में 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन थे, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है, पुदुचेरी में 30 सीट है, ये दोनों मिलकर करते थे। ये कब हुआ था, 17वें संविधान संशोधन, 17वें संविधान संशोधन 1992 में, 17वें माने 17वां संविधान संशोधन 1992 में यह कहा गया कि अब दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। इस प्रकार लोकसभा, राज्यसभा तो था ही, विधानसभा भी था। विधानसभा में किसको सम्मिलित कर लिया गया, दिल्ली और पुदुचेरी को। इस प्रकार यह निर्वाचक मंडल बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी के राज्यों की बात भी कही गई है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। संसद में, और बड़ा कर देते हैं, संसद की निम्नोक्त अस्थायी समितियों में से किसमें राज्यसभा का कोई सांसद नहीं होता? आराम से बताइएगा, आराम से बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोग भी लगातार पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग इसका जवाब सही देंगे, हम उम्मीद ऐसा करते हैं। बताइए, बताएंगे आप लोग कि हम बताएं? आप जवाब देंगे हम दें? क्या वो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या सभी को? या लाइक शेयर तो कर दीजिए। बताइए इसका चौथे का क्या होगा? देखिए चौथा हम बताएं, आकलन या प्राक्कलन समिति। आकलन या प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किया जाता। ध्यान दीजिएगा, आकलन या जो प्राक्कलन समिति होती है, इसमें 30 जो होते हैं, 30 लोकसभा के सदस्य होते हैं। किसके? लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ध्यान से लिखिएगा, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, जिसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसकी समिति की एक जुड़वा बहन होती है, जिसे क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की लोक लेखा समिति। लिख लीजिएगा, लोक लेखा समिति, लिख लीजिएगा, लोक लेखा समिति। ध्यान से देखिएगा, प्राक्कलन या आकलन समिति की एक जुड़वा बहन होती है, जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं। इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से होते हैं। लिख लीजिएगा कि लोक लेखा समिति जो होती है, यह आकलन या प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहलाती है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सभी 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। ये सभी 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाकर ये पूछ दिया जाए कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह लोकसभा की समिति है। ये क्या है? लोकसभा की एक समिति है। लोक उपक्रम समिति में 15 सदस्य होते हैं। अगर ये देखा जाए कि यहाँ पे अगर देखिए लोक लेखा समिति में कितने हो गए, ध्यान से रुक जाइए, यही मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे कुल 30 सदस्य होंगे, 30 लोकसभा के होंगे, 30 क्या होंगे? लोकसभा के। जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें 22 सदस्य होंगे, 15 प्लस 7, समझ गए? अब अगला आता है लोक उपक्रम समिति। इसमें 15 सदस्य होंगे, इसमें 10 लोकसभा प्लस 5 राज्यसभा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। आकलन या प्राक्कलन समिति में केवल 30 लोकसभा से होंगे। लोक उपक्रम समिति से 15 सदस्य होंगे, जिसमें से 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा से होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, अस्थायी समितियों की बात करें, अगर देखा जाए कि ये
लोक उपक्रम जो समिति होती है, लोक उपक्रम जो समिति होती है, ये अस्थायी समिति राज्यसभा और लोकसभा। चलिए इसके बारे में सरकारी अविश्वास समिति क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, 15 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा मनोनीत करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो बस इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। इतना हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत डीप में पढ़ाएंगे तो आप लोग भागना शुरू कर देते हैं। अगला है, अगले प्रश्न का जवाब हम चाहेंगे आप जरूर दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथी ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप हो सभी को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है इलेनी में दुर्गेश पे बेहतर पढ़ाया जा रहा है तो शेयर करिएगा, वरना मत शेयर करिएगा। प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा को भंग करने में निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? अध्यक्ष, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिएगा आराम से। बताइए। सही जवाब आप लोग के हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। मतलब साफ है कि राज्यसभा कभी भंग न होने वाली एक संस्था है, माने राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं। पहली बात, राज्यसभा के बारे में पहली बात आप ये जानते रहिएगा कि जो राज्यसभा होती है इसके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं, इसलिए इसके हमेशा 2/3 सदस्य हमेशा रहते हैं, इसलिए एक अस्थाई सदन है। क्या है? ये अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होती, ठीक है। इसे उच्च सदन के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ज्यादा इसमें तो आप लोग क्योंकि पहले से जानते थे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? ध्यान से देखिएगा, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? जवाब दीजिएगा। हां, केवल धन विधेयक के लिए। इस बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा है। नहीं, क्या होगा? बताइए, आराम से जवाब दीजिएगा। और अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करने के लिए कहेंगे हम, सब्सक्राइब मत करिएगा जब तक आपको ये न लगे इस प्लेटफॉर्म से आप सफल हो सकते हैं, तब तक आप ये सब्सक्राइब नहीं करिएगा। हमें बताइएगा, क्या भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार है? बताइए, जवाब दीजिएगा आप लोग आराम से। और शेयर सभी साथियों को कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो पड़ा हुआ है इस तरह से। देखिएगा ध्यान से। जी हाँ है। कैसे है? आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111, अगर भारत के संविधान के आर्टिकल 111 के बारे में देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद जो 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर निषेधाधिकार को हम वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो पावर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? उसे हम वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, वीटो पावर के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। जब हम लोग क्लास लेंगे तब हम लोग देखेंगे वीटो पावर। वीटो पावर का अधिकार, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देखने से इंकार भी कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने के 2 उद्देश्य। पहला, संसद द्वारा जल्दबाजी और बिना सोचे समझे किसी भी पारित को दंड विधान को रोकना। माने अगर संसद ऐसा नहीं है कि संसद के सदन यदि कोई विधेयक पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति उसे तुरंत हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वह उस पर वीटो पावर ले सकता है, माने उसे कुछ देर के लिए रोक सकता है। ऐसे कानून को पारित करने से रोकना जो असंवैधानिक है, उसके लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वीटो पावर ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति के 3 प्रकार की वीटो, लिखना चाहे तो लिख ले। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो में पहला परम वीटो, स्थगन वीटो और पॉकेट वीटो। 3 प्रकार का है, परम वीटो, स्थगन वीटो और पॉकेट वीटो। ये तीनों वीटो याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। शायद अभी आगे इसके बारे में हम वर्णन कर देंगे। इस प्रकार इसका उपयुक्त विकल्प क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। जी, किसी ने कहा है कि वीटो पावर का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो वीटो पावर का सबसे पहले उपयोग ज्ञानी जयंत सिंह ने किया था। किस लिए किया था? डाक संशोधन विधेयक बिल के सपेक्ष में किया था। ठीक है,
अगर आप लोग इसमें चैटिंग करेंगे तुरंत हम आपको रिमूव करवा देंगे, ठीक है। कारण क्या, ये चैटिंग का अड्डा नहीं है, ये केवल पढ़ने का अड्डा है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद के मामले को किसके पास भेजा जाता है, बताइए। एक लाइन में इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। देखिए भारत में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका अंतिम निर्णय भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है, भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। क्यों करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में या उनके संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो जाती है तो विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा और उसका अंतिम निर्णय भी उच्चतम न्यायालय ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होता है। बताइए कौन सा निर्वाचक मंडल होता है, जवाब दीजिएगा। देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या उनकी बात कहा गया है, ठीक है। तो बताइए किसमें है, किसमें है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की बात अनुच्छेद 66 में कहा गया है, जिसमें लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया है। किसमें किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 66 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिसे संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है। अच्छा 356 क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये 356 अभी हाल ही में विवादित रहा ये प्रश्न कि 356 सबसे पहले 1951 के पंजाब राज्य में लागू हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे बताइए जो 356 होता है ये राष्ट्रपति शासन होता है जो राज्यों में लगाया जाता है, ठीक है, जो राज्यों में लगाया जाता है। और इसके लिए जब राज्य की संविधान तंत्र विफल होता है, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी भी राज्य में यह समाधान होने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राज्य में आपात घोषणा की अवधि 2 मास की होती है। कितने मास की होती है, 2 मास की होती है। याद रखिएगा कितने, 2 मास या 2 महीने की होती है। कितने की होती है, 2 महीने की होती है। इससे अधिकतम 3 वर्ष तक एक राज्य के प्रवर्तन में बढ़ाया जा सकता है। ये 2 माह के लिए होती है और इससे अधिकतम कितने के लिए, इससे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है, लेकिन पंजाब के लिए यह 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे लंबा अनुच्छेद 356 किस राज्य में लगा था, तो पंजाब में लगा था, जहां पे किसी भी स्थिति के लिए 5 वर्षों तक के लिए लगाया गया था। 1 वर्ष से अधिक घोषणा तभी की जा सकती है जब चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में अभी चुनाव कराना संभव नहीं। अगर 1 वर्ष से अधिक तभी उसी कीमत पर लगाया जा सकता है जब ये चुनाव आयोग यह स्पष्ट कर दे कि इस राज्य में इस समय आपको यह नहीं लगाया जा सकता, क्या नहीं लगाया जा सकता, चुनाव कराना संभव नहीं है उस दशा में। लेकिन यहाँ पे अगर विकल्प देखा जाए तो विकल्प सभी गलत है। यहाँ पे जहाँ 6 माह है यहाँ पे आप 2 माह कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 माह होगा, लेकिन गलती से 6 माह दिया है, 6 माह गलत है, 2 माह ही होगा क्योंकि इसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे विकल्प न होने की वजह से तो
6 मास ही होती है। इससे अधिक के लिए संसद अनुमति लेती है, तब तक यह 6 मास के लिए होती है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए इसका सही है। ए क्या है? सही है। ठीक है। राज्य में आपात उद्घोषणा, देखिए राज्य में जो आपात की उद्घोषणा होती है वह 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब तक यह 6 मास होती है। तब के लिए यह 6 मास होती है। ठीक है। संसद से अनुमति के बाद यह 6 माह की होती है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की उद्घोषणा की जाती है? बताइए, थोड़ा जल्दी बताइएगा, तेजी से खत्म किया जाए। आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों को। देखिए अनुच्छेद 352, 356, 360 तीनों है। तो 352, 356 राष्ट्रपति शासन होता है। 360 अब कभी नहीं लगा है, जो आपका क्या होता है, वित्तीय आपात होता है। 360 कभी नहीं लगा, जो वित्तीय आपात होता है। बताइए इसका क्या होगा 10 का? देखिए अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में भाग 18। भाग पूछ दिया जाए कि किस भाग में आपातकाल का उल्लेख है, तो भाग 18 में 352 से 360 तक आपात उद्घोषणा की बात कही गई है। ठीक। आपात स्थिति समय भारतीय संघ एकात्मक शासन का रूप धारण कर लेता है। समस्त शक्तियां केंद्र में निर्धारित हो सकती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त है वह 352 होगा। 360 कभी नहीं लगा है। 360 अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा इसका उत्तर सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जाता है? बताइए किस अनुच्छेद के अधीन किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग किया जाता है? 352, 356, 389, 392 ये दोनों होगा नहीं। राज्य की बात कर रहा है तो राज्य कौन सा होगा बताइएगा? देखिए अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य के संवैधानिक तंत्र विफलता पर राज्य व्यवस्था को भंग घोषित करके राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद राज्य के राज्यपाल प्रतिवेदन देने पर राष्ट्रपति स्वयं प्रतिवेदन लेने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रतिवेदन का विस्तार 1 माह भारत एक से अधिक राज्यों में एक साथ पृथक रूप में लागू किया जा सकता है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा अनुच्छेद 356। क्या होगा? अनुच्छेद 356। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? बताइए कौन सा उपबंध ऐसा है जो आपातकाल से संबंधित है? जल्दी बताइए 12। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया था। देखिए आपात उपबंध से कौन सा है, तो सीधी सी बात है 352, 356, 360 ये तीनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356, 360 इनका संबंध आपातकाल से है। ठीक, जो संविधान का अनुच्छेद किसमें? भाग 18 में है। अगला है 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? बताइए कौन से निलंबित रहते हैं? देखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब आपातकाल लागू होता है उसके दौरान जो हमारे मूलाधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। क्या होते हैं? मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। और यह अनुच्छेद 358 तथा 359 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद से क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लागू आपात उपबंध पर स्वतंत्रता संबंधित मूल अधिकार आर्टिकल 19
आर्टिकल 19 जो है, ठीक, ये क्या होती है, निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जिससे किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, अन्य किसी भी मूलाधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। अगर ये परीक्षा में पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता, तो याद रखिएगा आपात उपबंध लगने के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये सदैव लगातार चलने वाली है, ठीक है। ये क्या है, लगातार किसी भी स्थिति में इन्हें नहीं किया जा सकता। बाकी मूलाधिकार को राष्ट्रपति के संस्तुति के आधार पर हटाया जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प तीसरा, ठीक। कोई समस्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ये जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ध्यान से देखिएगा, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो उस समय उसका कार्य कौन देखता है, जल्दी से बताइएगा कौन देखता है। जल्दी से बताइए, जब उसका पद खाली रहता है तो कौन देखता है। इसका जवाब बहुत ही आसान है, बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान सा है। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है उस समय उसके कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाएगा उस समय भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वो क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। माने जब भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो उस दशा में भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो होता है, चीफ जस्टिस जो इंडिया होता है, वो क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 65 और 68 इस बात की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्रपति के रिक्त समय पर उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, ऐसा अनुच्छेद 65 में किया गया। जबकि उपराष्ट्रपति की यदि अनुपस्थिति है, अनुच्छेद 68 के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश इन दोनों पदों को संबंधित कार्यों की देखरेख करेंगे। अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ध्यान से अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ये आपके लिए काम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब अनुच्छेद 65 के तहत जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है उपराष्ट्रपति उससे कृत्यों का निर्वहन करता है, किंतु यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो अनुच्छेद 65 के तहत, आर्टिकल 65 के तहत, 68 के तहत CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कृत्यों का निर्वहन करता है, या अर्थात हमें कह सकते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति दोनों के कृत्यों का निर्वहन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 68 में उल्लेखित है। जबकि अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। अगर हम ये पूछे कि क्या भारत का कोई ऐसा भी चीफ जस्टिस का इंडिया है जिसने अभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन किया होगा, जी हाँ है M हिदायतुल्लाह। भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कृत्यों को निर्वहन किया, क्योंकि अनुच्छेद 68 में कहा गया है जो कार्यवाहक न्यायाधीश यदि राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा तो वो उपराष्ट्रपति के भी कृत्यों का निर्वहन जरूर करेगा, ठीक। जी सही बात। अच्छा, नीतू जी ने कहा वो MP से थे, जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जवाब दीजिएगा। अच्छा, कोई इसमें बार बार कमेंट कर रहा है कि सर संविधान के अनुच्छेद 131 क्या होती है। 131 क्या होती है, देखिए यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है जिसमें जब केंद्र और राज्य के समय कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाता है, लेकिन जब राज्य के विषय में निर्णय कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है उस समय सुप्रीम कोर्ट विशेषाधिकार अपना यूज कर लेता है। वो अनुच्छेद 131 है। कोई बार बार कमेंट कर रहा था तो देख लो अनुच्छेद 131 क्या है। कोई बार बार यहाँ कमेंट कर रहा था अनुच्छेद 131 क्या है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 15 का। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दिस शोध होने
दृश्य सिद्ध होने या ठहराए जाने पर किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का अधिकार होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, उसे क्षमादान करने का अधिकार दिया जाता है। क्षमादान करने का अधिकार दिया जाता है। उसका प्रलिंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। परिहार सजा के स्वरूप को परिवर्तित किए बिना सजा की अवधि को कम करने में समर्थ होता है। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जो परिहार होता है सजा के स्वरूप को परिवर्तित किए बिना सजा की अवधि को कम करने में समर्थ होता है। ठीक, क्या करता है? मतलब जो दंड है उस दंड या सजा को कम करने का अधिकार रखता है। उदाहरण के लिए अगर देख लिया जाए, किसी को यदि 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा को वह 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा में परिवर्तित कर सकता है। इसे ही हम परिहार कहते हैं। अगर लिखना चाहे तो लिख ले, परिहार सजा के स्वरूप को परिवर्तित किए बिना, वह स्वरूप परिवर्तित नहीं करती। जैसे किसी व्यक्ति को 4 वर्ष का, अगर वह 4 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया तो राष्ट्रपति उसे 2 वर्ष या 1 वर्ष का कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है। इसलिए हम परिहार कहते हैं। माने दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाए तो क्या परिहार कहलाता है? क्या कहलाता है? परिहार कहलाता है। हमारे यहाँ जो भी टाइम होता है वो टाइम हम आपको अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, क्योंकि कल हो सकता है संभव नहीं है क्लास मेरा ले पाना, क्योंकि हमारे बुआ की सिस्टर बेटी की शादी है, तो हाँ मुझे अटेंड होना होगा, जाना होगा, क्योंकि परिवार का बात है। इसलिए हो सकता है कल मैं लाइव ना रह पाऊँ, शाम की क्लास में ना ले पाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको अपनी टाइम टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कल से जब पेड क्लास चलेगी, पेड क्लास में दिन में पढ़ाऊंगा, शाम के 6 बजे तक मैं पढ़ाने के बाद ही जाऊँगा, तो बाकी क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। रात की क्लासेस हो सकता है मेरी ना लगे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, पेड क्लास के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि 63, अभी आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे, जहाँ पे बीईओ की क्लास, सुपर टेट प्राइमरी, सुपर टेट अपर प्राइमरी क्लास है। नोट्स भी उपलब्ध हो जाए कुछ दिन के बाद से, आप नोट्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद ही हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है, उसे जरूर से जरूर आप लाइक स्वयं सब्सक्राइब कर ज्वाइन करिएगा, अपने सभी साथियों को इन्वाइट भी करिएगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम पे हम अपनी अग्रिम सभी सूचनाएं देते हैं कि अगली क्लास कब से चलेगी। तो क्योंकि समस्या है कि हम गांव से यहाँ पे लाइट की समस्या रहती है, इसी वजह दिक्कत हो जाती है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको सूचना दे दूंगा। 1 घंटे पहले मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे मैं कब आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों में उसकी अध्यक्षता करना होता है। उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी वह उसकी अध्यक्षता करता है, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। याद रखिएगा, वह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उस सभा की अध्यक्षता करता है। और साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होकर मत दो नहीं दे सकता, लेकिन उसका सभापति होने के नाते, उसका अध्यक्ष होने के नाते अपना निर्णायक मत या वोट दे सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे जो लोकसभा अध्यक्ष होता है लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन यह नहीं होता, उपराष्ट्रपति ही होता है। और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते वेतन नहीं मिलता, उसको वेतन मिलता है राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते। ठीक है, थोड़ा हमको चक्कर जैसा आ रहा है यार, हमें लग रहा है ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे आज। हम 20 प्रश्न ही कराते हैं, थोड़ा जल्दी से। पानी भी नहीं है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किसके पास है? जवाब दीजिएगा। ब्रिटिश राजा रानी के पास, यूएसए के राष्ट्रपति के पास, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास, किसके पास है? देखिए, जवाब दीजिएगा। तो जल्दी करते, बस आज 20 प्रश्न कराएंगे, हमें लग रहा है ज्यादा नहीं करा पाएंगे।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए भारतीय संघ के जो राष्ट्रपति के पास संविधान, देखिए जो ब्रिटेन का राजा होता है, रानी होता है, ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं, इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, वास्तविक शक्ति संसद के पास होती है। ऐसे हमारे भी देश में क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है ये नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति हमारे संसद के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। इन कुछ न होते हुए भी हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पास पावर होती है। अभी किसी ने यहाँ पे कमेंट किया था कि सर जब कोई संधि या समझौता होता है तो वहाँ पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर क्यों करता, क्योंकि यह वास्तविक शक्ति जो होती है वह किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है, कि नाम मात्र की जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक, तो इसलिए इसका जो उत्तर होगा ए सही होगा। जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि हमें थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे है संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। देखिए किसी सदस्य को लाना आसान होता है लेकिन हटाना बहुत ही समस्या की। अगर आप 20 करा देंगे, कल 30 करा देते हैं, कल या परसों। तो बताइए राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, किसके द्वारा होगा? ध्यान दीजिएगा कि चाहे संघ लोक सेवा यूपीएससी के सदस्य को हटाना हो या किसी भी जज को हटाना हो, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कमीशन के द्वारा जो होता है संघ लोक सेवा आयोग, किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 312 अगर हम यहाँ पे देखें तो संविधान के अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय का जो सेवा का गठन करने की शक्ति किसके पास है? ये प्रदान की जाती है राज्यसभा के पास है। नई अखिल भारतीय सेवा की गठन करने का शक्ति 312 के तहत राज्यसभा के पास है। जो राज्यसभा गठित कर, जैसे आईएएस है, आईएफएस है, आईईएस है, तो ये सभी गठित करना 312 के तहत होता है। ये 312 के अंतर्गत कौन करता है? ये उससे क्या होता है, वो हमारे देश के जो राज्यसभा होती है उसके पास से अधिक पावर होता है। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत भी संघ राज्य सेवा संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना को बंद किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उन्हें हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हम जल्दबाजी से और देख लेते हैं, राज्यों में भी आता है। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सर्वधर्म समता कहता रहा? जल्दी इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। पानी भी नहीं है, जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी से बताइए। दिक्कत हो रहा है, जल्दी थोड़ा सा बताइए। क्या होगा बताइए। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के जो तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक, तीसरे भी कह सकते हैं और दूसरे भी कह सकते हैं। पद के हिसाब से तीसरे, व्यक्ति के हिसाब से दूसरे। कब से थे? 1962 से लेके 67, क्योंकि ये कार्यकाल तो तीसरा था, मतलब व्यक्ति के हिसाब से दूसरे, पद के हिसाब से तीसरे, क्योंकि 2 बार तो राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। राधाकृष्णन सदैव भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव की बात कहते थे। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति भी हैं। प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति का दर्जा भी राधाकृष्णन को 1960 में प्राप्त हुआ था। एस राधाकृष्णन अद्वैत वेदांत मत के सबसे बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। इनके जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, ध्यान सुनिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति बनने वाले और पहले निर्वाचित और पहले संविधान सभा द्वारा बने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ज्ञानी जैल सिंह पहली बार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था। वीटो पावर का डाक संशोधन बिल के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। कि मैं ध्यान देखिए, तबियत नहीं सुनेगा तो मैं भूल रहा हूँ। ज्ञानी जैल सिंह जो थे, डाक संशोधन बिल के लिए उन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया था। और इन्हीं के समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते ही हैं। जाकिर हुसैन कार्यकाल दौरान की मृत्यु होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। राधाकृष्णन व्यक्ति के हिसाब से दूसरे, पद के हिसाब से तीसरे। ठीक, हाँ आगे बढ़े, जल्दी बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही है। सुबह से खाना नहीं खाते, आदत ही खराब है मेरी। अच्छा, कोई पूछ रहा है अनुच्छेद 280 बार भैया ये वित्त आयोग गठन करने की बात है अनुच्छेद 280 में। ठीक है, वित्त विधेयक
चक्कर जैसा आ रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है यार, फट रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी गिर जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया था, जल्दी बताइएगा। राष्ट्रपति द्वारा, ये तो एकदम सरल है, बताइए। जल्दी बताइए। आदत है, कल रात को खाना खाने की आदत है, बहुत ही दिक्कत है। देखिए राष्ट्रपति जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान है, ये कहाँ से लिया गया। देखिए अनुच्छेद, संविधान की जो अनुच्छेद 79 है, 79 मैंने हमने पहले बताया था, देखिए शब्दावली बताया था मैंने, याद करना, लिख लीजिएगा। सरल, स से मतलब होता है संसद, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद है। र से हो गया राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में है। ल से हो गया लोकसभा, संविधान के अनुच्छेद 81 में है। ठीक, अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, ल से 81 लोकसभा। इसका ट्रिक है सरल। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो होगा, अनुच्छेद 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। ये क्लियर हो गया। यह 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, या राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, उत्कृष्ट कार्य या सामाजिक विषयों में या व्यवहारिक ज्ञान रखते हैं, उन्हें कर सकता है। जबकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किसके तहत, अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत कर सकता है। किसको, एंग्लो इंडियन को। दूसरी बात है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 राज्यसभा में प्लस 2 लोकसभा में, इस प्रकार मिलाकर राष्ट्रपति 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार उसके पास है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में जो पे लोकसभा दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आगे हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारी हिम्मत साथ नहीं दे रही है और हम क्षमा चाहते हैं। अगला प्रश्न है 21, जहां से बीटो भारत के राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है। चलिए यहाँ से हम लोग प्रश्न कल करेंगे। इस वीडियो को अगर हो सके तब शेयर कर दीजिएगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगे तो लाइक करिएगा, नहीं बेहतर लगे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके कैरियर से बढ़कर हमारी वीडियो नहीं है और आपके कैरियर हमारे लिए और आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं, जिस उम्मीद के साथ आप पढ़ रहे थे, जिस उम्मीद के साथ अपना बेहतर दे रहे हैं, सफलता भी उसी उम्मीद के साथ आपके साथ आएगी और आप सफलता के दहलीज पर दिन बढ़ते जाएंगे। सुबह से 8 बजे से कल से पेट क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोग भी रहिएगा। कल सुबह देखिए भूलने की बीमारी हो गई है, 10 से 11, सुबह 10 से 11 तक आपको भूगोल पढ़ाएंगे और 11 से 12 तो संविधान है, तो और साथ ही कक्षा लगाएंगे हम। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, जहाँ पे हम लोग जुड़कर आपके साथ अपना बेस्ट देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जी। ऑनलाइन क्लास अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा और हमारा नंबर है 9506। कॉल मत करिएगा, 701777। किसी भी यथास्थिति में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको बीयू की क्लास, साथ में केवीएस और सुपर टेट की दोनों क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। साथ ही साथ प्राइमरी, अपर प्राइमरी दोनों। यदि आपको लगता है लर्निंग विद दुर्गेश आपके लिए बेहतर है तो मोस्ट वेलकम, अन्यथा स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुँचा दीजिएगा और थैंक्स आप लोग का। एनटीपीसी में भी काम आएगा। कारण क्या है कि ये जीएस है और जीएस सभी परीक्षाओं की जान होती है, जननी होती है। हम रेस्ट करेंगे, मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं कल पढ़ा दूंगा, कल नहीं तो परसों पढ़ा दूंगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ, कितना पढ़ाऊँ, पूरा तैयार करना मैटर, अकेले पढ़ाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। सीटेड क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, सीटेड भी है यार, सीटेड भी है, सीटेड भी स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 दिन बाद पूरी रेस पकड़ लेगी, सीटेड भी स्टार्ट है। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं हम। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, सारी सूचना हम आपको दे देंगे।